आज हमारे साथ देश के एक मशहूर डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी हैं। डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये दिल्ली के एक रेपुटेड हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर हम लोग बायोलॉजी के बाद क्या करें। डॉक्टर साहब ने अपनी स्कूलिंग यूपी बोर्ड से की। इसके बाद रसिया से इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की। तो डॉक्टर साहब अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कैसे स्कूलिंग की यूपी से, किन किन स्कूलों में पढ़े आप, फिर आपका रसिया का जो अनुभव था वो कैसा था, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। आप सभी दर्शकों के बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने इंटरमीडिएट गवर्नमेंट क्वींस कॉलेज वाराणसी से किया। इसके बाद हमने बीएचयू से ट्राई किया, वेटिंग में रहा मेडिकल के लिए। फिर इसके बाद हमने एमसीआई के थ्रू रसिया चला गया। इसके बाद वहाँ शुरू में तो बहुत ही बुरा लगता था, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगा जब वहाँ की लैंग्वेज वगैरह सारी चीज़ें पता चल गई। उसके पहले तो बहुत ही लगता ख़राब कि कहाँ आ गया, कैसे क्या। फिर बाद में सब कुछ धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगा। फिर इसके बाद करने के बाद इंडिया लौट के आया। फिर यहाँ पे एक एग्ज़ाम हम लोगों को होता है एफएमजी का, उसको क्लियर करने के बाद फिर हमने जॉब शुरू किया। एट प्रेजेंट टाइम में मैं कैंसर इंस्टीट्यूट में हूँ। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि जो आपने रसिया से डिग्री ली, इसके बाद अगर जो भी डॉक्टर्स रसिया या विदेशों से डिग्री लेते हैं उनको उसके बाद इंडिया में आने पर उनको एक विशेष एग्ज़ाम होता है जो एमसीआई यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू होता है, उसके माध्यम से देना पड़ता है। वहाँ से लौट के आने के बाद यहाँ पे एफएमजी का एक एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद ही हमें इंडिया में रजिस्ट्रेशन मिलता है। उसके बाद ही हम कोई जॉब कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने जो आपका स्पेशलाइजेशन है मेडिसिन का है, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होते हैं उनका आखिर क्या जॉब प्रोफाइल है, उनके क्या काम होते हैं। फिजिशियन होते हैं, जनरल फिजिशियन, और इसके बाद आगे पीजी वगैरह की तैयारी करने के बाद सुपर स्पेशलिटी में जाते हैं। डॉक्टर साहब याद आता है कि एक बार आपने बताया था कि रशिया में आप थे और आप रशिया का अनुभव था आपका कि आप हॉस्टल में गए और बिल्ली सब परेशान करने लगी आपको, या जो भी इंडियंस थे। तो आप लोगों ने तो समझा कि इंडिया में बिल्ली को मारना, जो भी घर में बिल्लियां घुसती हैं तो हम लोग बिल बिल करके उन्हें भगाते हैं, लेकिन रसिया में जब आप लोगों ने किया तो उस अनुभव के बारे में जरा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि रशिया में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप वगैरह में बिल्लियों के प्रति क्या वहाँ पे एटीट्यूड है, वहाँ के समाज में क्या है। बहुत प्यार करते हैं बिल्लियों को, एक छोटे बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करते हैं उनको, बिल्लियों को। तो आप लोगों ने जब बिल्लियों के साथ व्यवहार किया इंडिया वाला, तो क्या हुआ। हिंदुस्तान की तरह हम लोग भी देखे कि वहाँ बिल्लियाँ जो है घूम रही, हम लोगों को पसंद नहीं था बाद में, लेकिन वहाँ की बिल्लियाँ भी बड़ी सुंदर सुंदर थी, इसलिए वो ज़्यादा अच्छी लगी। और देखा गया तो लगा कि हाँ सही में ये उस लायक हैं। तो क्या वहाँ बिल्लियों को मारने पे एफआईआर वगैरह भी हो जाता है। आप मार नहीं सकते। तो क्या कोई ऐसा अनुभव है कि किसी इंडियन स्टूडेंट्स पे रशिया में एफआईआर भी हो गया बिल्लियों को मारने पे या बिल्लियों को भगाने पे। नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि ऐसा कोई मारने की कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि अच्छी चीज़ कोई नहीं पहुंचाना चाहता उसे नुकसान। डॉक्टर साहब आप इंडिया से गए थे। इंडिया चूँकि एक गर्म कंट्री है, एक हॉट कंट्री है, और रसिया, दर्शकों रसिया आपको मालूम है यूरोप का एक देश है, उसकी सीमाएं एशिया महाद्वीप में भी हैं, और वहाँ का जो साइबेरिया है वो दुनिया के बहुत ठंडे स्थानों में से एक है। और डॉक्टर साहब ने साइबेरिया को भी बहुत घूमा है, पूरे रसिया को इन्होंने घूमा, स्पेशली साइबेरिया में तो ये थे ही। तो कुछ साइबेरिया के भी कुछ अनुभव बताएं। शुरू में तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर में अच्छा नहीं लगा, बहुत ठंड थी। बाद में धीरे धीरे बॉडी एब्जॉर्ब हो गई, फिर अच्छा लगा। -35 नॉर्मल टेम्परेचर, और -10, -12, 15 तक नॉर्मल टेम्परेचर गर्मी के दिनों में रहता है, और जाड़ों में तो
40-45 माइनस में रहता। तो दर्शकों आपने देखा, डॉक्टर साहब ने कहा कि साइबेरिया का जो गर्मी का टेम्परेचर है वो -10 है। तो आप कल्पना कीजिए कि ठंडक का टेम्परेचर साइबेरिया का, डॉक्टर साहब ने बताया -45, -50, -55 तक हो जाता है साइबेरिया का टेम्परेचर विंटर सीजन में। और वैसे कंडीशन में, उस परिस्थितियों में डॉक्टर साहब साइबेरिया में रहे, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब जो हम लोग जो स्वेटर पहनते हैं, इंडिया के लोग जो जैकेट पहनते हैं, क्या ये जैकेट, ये स्वेटर साइबेरिया में काम आ सकते हैं? नहीं, एकदम नहीं। गर्मी के सीजन में एक बार काम आ सकते हैं, जाड़े में एकदम नहीं। तो दर्शकों देखिए, जो हम लोग जैकेट पहनते हैं इंडिया के लोग, क्योंकि हम लोगों का जैकेट, हम लोगों का स्वेटर इस अनुकूल होता है कि जो भारत का टेम्परेचर है, जैसे मान लीजिए कि यदि आप यूपी के हैं तो यूपी का जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो कभी माइनस में नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर कम होगा तो 5 डिग्री, 6 डिग्री, 4 डिग्री तक होता है, लेकिन रसिया में टेम्परेचर माइनस में भी हो जाते हैं। तो जो जैकेट, जो स्वेटर आप इंडिया में पहनते हैं, वो जैकेट, वो स्वेटर रसिया में वो आपके काम नहीं आएंगे। बल्कि डॉक्टर साहब ने एक बार बताया था कि वो जैकेट जो ये साइबेरिया में ख़रीदे थे, रसिया में ख़रीदे थे, जब उसको पहन के इंडिया में आए तो इनको क्या फील हुआ, कितनी गर्मी इनको लगी उस जैकेट में इंडिया में जाड़े के दिनों में, उसके बारे में डॉक्टर साहब हमारे कुछ दर्शकों को बताएं। यहाँ का गर्मी का मौसम, जाड़े का मौसम वहाँ के गर्मी के, बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम के बराबर होता है जैसा लगा। और वो वहाँ के कपड़े यहाँ पे एकदम आप पहन नहीं सकते, जाड़े में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती, क्योंकि वो वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ के टेम्परेचर के लिए ही बनाए गए हैं। यहाँ का नहीं पहन सकते, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो डॉक्टर साहब, ये तो होगी आपकी साइबेरिया में पढ़ाई के दौरान आपके अनुभव रहे, जैसे अनुभव रहे। स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि हम लोग कैसे तैयारी करें कि नीट एग्ज़ाम जो होता है मेडिकल एंट्रेंस का, उसको क्वालिफाई करें। उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को, हमारे विद्यार्थियों को बताएं कि वो किस तरह पढ़ाई करें कि डॉक्टर, जो उनका सपना है कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊं, मेरे पास भी स्टेथोस्कोप हो, उसके बारे में उनका कुछ मार्गदर्शन आप करें। लगन करनी पड़ेगी अगर तैयारी करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। जो एक दूसरी चीज़ कि अगर आपकी इच्छा पूरी है, तो अगर किसी के दबाव में आप पढ़ना चाह रहे हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, तो फिर ये सही नहीं रहेगा। आपको मेहनत से बहुत से समय देने पड़ेंगे, बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, फिर जाके आप नीट की तैयारी कर सकते हैं। और आए दिन जो है बहुत ही टफ होता जा रहा है नीट वगैरह का एग्जामिनेशन, और मेडिकल की पढ़ाई टफ होते ही जा रहे हैं। खर्चीली भी हो, और खर्चीली तो अलग चीज़ है, वो तो होएगा ही। गवर्नमेंट में भी हो रहा है, प्राइवेट में और बहुत ज़्यादा हैं। जिनके पास पैसे हैं वो तो कर ले रहे हैं, और वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत ही कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत ही मेहनत। तो ये अगर किसी विद्यार्थी का, किसी बच्चे का ख्वाब है, उसका सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, तो उसको एक दिन में, जो 24 घंटे का एक दिन होता है, कितने घंटे की पढ़ाई आपके अनुसार उसके लिए सफिशिएंट है? ये कुछ नहीं कह सकते, हर बच्चे का ब्रेन अलग अलग डेवलप करता है। अगर हर चीज़, हर टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ा जाए तो हो सकता है कि 4 घंटे में ही हम अपना पूरा कर सकें। और वैसे तो बैठ के दिन भर पढ़ते रहेंगे फिर भी कुछ नहीं होने वाला। यानी डॉक्टर हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट पूरा करके पढ़ेंगे तो ही बेनिफिट है। यानी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो आपका कॉन्सेप्ट है, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं अपने जीवन में, और आप चाहते हैं कि लोग आपको डॉक्टर साहब कहें, और समाज में आपको मालूम है डॉक्टरों का कितना अधिक सम्मान होता है, डॉक्टरों को आप सम्मान कितना होता है, आपने कोरोना पीरियड में देखा होगा, लोगों ने डॉक्टरों की कैसे एरोप्लेन से डॉक्टरों के ऊपर फूल बरसाए गए, कैसे डॉक्टरों को अपने घरों में इनवाइट किया गया। कोरोना काल में डॉक्टरों की कितनी सरकार ने सराहना की, सरकार ने कई स्कीम्स डॉक्टरों के लिए किए। और एक आप देखते होंगे कि सामान्य नागरिकों में भी डॉक्टरों के प्रति एक अजीब तरह का सम्मान की भावना दिखाई देती है।
यदि किसी कार में, किसी गाड़ी में आप देखते हैं कि डॉक्टर वाले चिन्ह लगे हुए हैं तो पुलिस रास्ता नहीं रोकती। और आप ये भी देखते होंगे कि अगर कोरोना पीरियड में जिस भी गाड़ी पे डॉक्टर साइन लगा होता है उसको बिल्कुल आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। पूरे इंडिया में कोरोना पीरियड है, लोगों पे फाइन लग रहे थे सड़कों पे जाने के लिए, लेकिन डॉक्टरों के लिए कोई फाइन नहीं था, क्योंकि सबको मालूम है कि डॉक्टर ये डॉक्टर नहीं है बल्कि ये इस समय एक देवता का काम कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी जिनका बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा होती है कि डॉक्टर बने, कुछ काम करें। एक होता है डॉक्टर और इंजीनियर। तो इस समय बच्चों में जो रुझान है डॉक्टरों के प्रति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये डॉक्टर बन के कुछ जो सम्मान है डॉक्टरों का उसको बच्चे पाना चाहते हैं। और डॉक्टर साहब ने कहा कि हर बच्चे की जो क्वालिटी होती है, जो उसका एजुकेशन को समझने का स्तर होता है, वो अलग अलग होता है। कुछ बच्चे किसी चीज़ को 2 घंटे में, कुछ 3 घंटे में, कुछ 4 घंटे में समझ जाते हैं। कुछ बच्चे लेबोरियस होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का दिमाग थोड़ा सा, उनका आईक्यू लेवल कम होता है, तो ऐसे बच्चे ज़्यादा समय तक भी पढ़ाई करके उस कमी को पूरा कर सकते हैं। बाकी आपको मालूम है कि डिवोशन से, यदि आपके अंदर किसी काम को करने की बहुत ज़्यादा डिवोशन है, इच्छा है, तो आप निश्चित रूप से उस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। वही चीज़ आपके डॉक्टर बनने के एम्बिशन जो आपका है उसमें भी वही चीज़ कारगर होती है कि यदि आपकी बिल्कुल इच्छा है तो आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। आपको मालूम है डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए आपको बायोलॉजी करना पड़ता है। बायोलॉजी स्ट्रीम में आप करते हैं, यानी कि आप 8 के बाद जो 9th में आप सब्जेक्ट साइंस साइड ले लीजिए और आगे चलकर आप बायोलॉजी और मैथ में से बायोलॉजी को चुन करके आप नीट की तैयारी करके डॉक्टर बन सकते हैं। तो आज विद्यार्थियों, दर्शकों, आपने देखा कि कैसे डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी उस समय, आज से 20 साल पहले, जबकि डॉक्टर बनना एक सपना था और इतना खर्चीला होता था उस समय, आज भी खर्चीला है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और डॉक्टरी की डिग्री के लिए इन्होंने पूरा प्रयास किया और रसिया में रह करके, इतने विषम परिस्थितियों में रह करके इन्होंने डॉक्टरी की डिग्री ली। डॉक्टर साहब, आपको इस अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई। अगर आपको कुछ और हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ कहना है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। बस यही, जिसे बनना है लगन से कंसंट्रेट होकर तैयारी करे, सफलता ज़रूर मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपके इन शब्दों के लिए आपको बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों की तरफ से। तो आज दर्शकों, आपने देखा डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, देश के जाने माने डॉक्टर। उम्मीद करता हूं कि आपको डॉक्टर साहब के इस इंटरव्यू से अवश्य ही कुछ इंस्पिरेशन, कुछ प्रेरणा मिली होगी। मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा, ख्याल कीजिएगा। हैप्पी लर्निंग।